हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? भाई आज हम पढ़ेंगे अपना यूनिट 6 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। यूनिट 4 के अंदर हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने फंडामेंटल तो नहीं, फिर उसके बाद हमने डीपीएसपी करा था जिसके अंदर हमने स्टेट की ड्यूटी देखी थी। अब हम खुद की ड्यूटी देखने वाले हैं। ठीक है, कि हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए। ओके। तो भाई जैसे हमारे डीपीएसपी नॉन जस्टिबल था ना, ऐसे ही जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज होती है ना, नॉन जस्टिबल होती है। ठीक है। बहुत ही छोटा सा यूनिट है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है इस यूनिट में। बस आपको ड्यूटीज देखनी है क्या है, हर एक सिटीजन को पता होती है क्या क्या ड्यूटी होती है, और कुछ एक दो कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी, मतलब इसमें ज्यादा कुछ याद करने के लिए नहीं है। और हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कैसे एंट्री होती है फंडामेंटल ड्यूटीज की, और नॉन जस्टिबल होती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, और क्या क्या महत्व होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर को। सुबह देखो, इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है ना, ये राष्ट्र की क्या होती है, एक मोरल ऑब्लिगेशन होता है और कमिटमेंट होता है टू समवन टू समथिंग। देखो आजकल की लाइफ में क्या हर एक पर्सन क्या करता है, हर एक पीपल अलग अलग तरह की अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है। डेली लाइफ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा है। ठीक है। कोई गोलगप्पे बेच रहा है, तो कोई बड़े से रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। ठीक है। कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है। ठीक है। कोई ना कोई कुछ कर रहा है। किसके लिए? कोई अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। जो कंपनियों में काम कर रहे हो वो अपनी कंपनी के लिए कर रहे हैं कि हाँ हमारी कंपनी आगे बढ़े। ठीक है। हर कोई कर रहा है। ठीक है। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। ठीक है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है ना, किसके लिए होती है? अपने देश के लिए होती है। जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं ये अपने देश के लिए करते हैं। जैसे कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो किसके लिए काम करोगे? कंपनी के लिए। ऐसे ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज होगी वो किसके लिए होगी? अपने देश के लिए। जो फंडामेंटल राइट्स होती है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, ये आपस में क्या होती है? इंटररिलेट करती है। क्या करती है? इंटररिलेट करती है। अब आप बोलोगे राइट से ड्यूटीज का क्या कनेक्शन है? भाई क्या कनेक्शन है? देखो, अगर कोई पर्सन क्या करता है, परफॉर्म करता है अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली तरीके से, तो इसका मतलब क्या है? वो दूसरे पर्सन की बेसिक राइट को क्या कर रहा है? सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहा है। अब आप बोलोगे परफॉर्म हम कर रहे हैं, ड्यूटी उसकी सेव हो रही है, ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे देखो, क्या है कि आप ऐसे पर्सन हो, आपके लिए हर एक पर्सन इक्वल है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कितना ही अमीर हो, कोई कितना ही गरीब हो, कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई किसी भी कल्चर का हो, किसी भी रिलीजियस का हो, किसी भी रीजनल का हो, कोई कैसी लैंग्वेज, बस आपके लिए वो इंसान है। ठीक है। आप अनटचेबिलिटी प्रमोट ही नहीं करते हो। ठीक है। आप बिल्कुल चाहते हो कि होना ही नहीं चाहिए। आपके लिए हर एक पर्सन इक्वल है। ठीक है। आप इक्वलिटी परफॉर्म कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो कि हाँ मेरे लिए सब इक्वल है। ठीक है। आप हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट करोगे, ये आपकी ड्यूटी हुई। अब जिस पर्सन के साथ आप भेदभाव नहीं कर रहे हो, उसकी क्या कर रहे हो? उसकी राइट को, उसके बेसिक राइट को सेफ गार्ड कर रहे हो ना, तो यही है। ठीक है। तो आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करके दूसरे पर्सन की जो राइट्स होती है उनको सेफ गार्ड करते हो। नो पर्सन कैन एंजॉय द राइट विदाउट परफॉर्मिंग हिज एंड हर ड्यूटीज। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि वो अपनी राइट को इंजॉय कर सके जब तक वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करता है। जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो कुछ ना कुछ ऐसी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं जिससे उनके राइट को क्या कर लिया जाता है? उनसे छीन लिया जाता है। ऐसे ही आप जब तक एक ड्यूटी परफॉर्म नहीं करोगे ना, आपको अपनी राइट भी नहीं मिलेगी। अगर राइट इंजॉय करनी है तो ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया है। अब वो कौन कौन सी कंट्रीज है? सोवियत यूनियन, पब्लिक ऑफ रिपब्लिक इन चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इंडिया, पोलैंड, अल्बेनिया, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया। ये ऐसी कंट्री है जहां पे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की चीज मिल जाएगी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अगर हम कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करें जैसे वियतनाम, जापान, इटालियन, ये ऐसी कंट्रीज है, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या मिलेगी? फंडामेंटल ड्यूटीज मिल जाएंगी। ठीक है। वो हमारी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी ऊपर वाली,
एक कम्युनिस्ट कंट्री है, ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। यूएसएसआर पहली एक ऐसी कंट्री होती है जो पहली बार अडॉप्ट करती है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का नाम का जो फंडा है कहाँ से आया है, किस कंट्री ने पहली बार फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था, तो वो कौन सी थी, यूएसएसआर। हर किसी को पता होगा यूएसएसआर क्या होता है। अगर आपने 12th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो उसमें हमारा पहला चैप्टर ही था कोल्ड वॉर। ठीक है, जो यूएसएसआर के बारे में था, रशिया प्लस 15 कंट्री से हमारा यूएसएसआर बनता था, लेकिन 1991 के अंदर वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, आज के टाइम पे कोई यूएसएसआर नाम की चीज नहीं। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी। अब ये स्वर्ण सिंह नाम की कमेटी क्या है, तो स्वर्ण सिंह के नाम पे ही इस कमेटी का नाम रखा जाता है क्या, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, ये कमेटी कब सेटअप की जाती है, 1976 के अंदर। किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी की सरकार के थ्रू इसको क्या करा जाता है, सेटअप किया जाता है। जो एक कमेटी होती है अपनी रिकमेंडेशन देती है, क्या करती है ये कमेटी, अपनी जो रिकमेंडेशन देती है ये एक नए पार्ट को क्या करती है, इंक्लूड करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कौन सा है वो नया पार्ट, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, कि इंडिया के सिटीजन्स के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, कुछ मोरल कर्तव्य होने चाहिए अपने देश के लिए। ठीक है, इसकी जो रिकमेंडेशन होती है किसकी, स्वर्ण सिंह कमेटी की, गवर्नमेंट क्या करती है इसकी रिकमेंडेशन को लेकर हमारा जो संविधान है उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आती है। किसके थ्रू, 42 अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, और वो जो चेंजेस होते हैं वो कब इफेक्ट में आते हैं, वो आते हैं 3 जनवरी 1977 के अंदर। ठीक है, तो भाई स्वर्ण सिंह कमेटी कब सेटअप होती है, इसकी रिकमेंडेशन क्या होती है, और कब इसके रिकमेंडेशन को लेकर सरकार एक अमेंडमेंट लेके आती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इनकी एंट्री कैसे होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था ना, तो उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई फंडा नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे कोई प्रोविजन नहीं था किसका, फंडामेंटल ड्यूटीज का। ओके, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने समझा कि फंडामेंटल ड्यूटीज होना इतना जरूरी नहीं है। हर एक सिटीजन को पता होता है भाई उसको देश के लिए क्या क्या करना है। ठीक है, उसके देश के लिए क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। बच्चे थोड़ी नहीं है जिनको बताना पड़ेगा कि आपकी ये ड्यूटीज होनी चाहिए। उन्होंने इसको चीज को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, तो उन्होंने डाला भी नहीं। लेकिन उन्होंने छोटी सी फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 33 के अंदर। ठीक है, जो क्या बोलती है कि इस आर्टिकल में जो आर्म फोर्स होंगे, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो आर्म फोर्स होंगी, जो आर्मी होंगी और जो पुलिस होंगी, वो क्या करेंगे, वो मेंटेन करेंगे किसको, डिसिप्लिन को, और परफॉर्म करेंगी अपनी ड्यूटीज को। ठीक है, डिसिप्लिन बना के रखेंगे और अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। बस इतनी सी ड्यूटी दी थी किसके अंदर, आर्टिकल 33 के अंदर। और कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी किसके अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन 42 और 86 अमेंडमेंट होती है, ठीक है, जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया जाता है किसके अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, 42 अमेंडमेंट कब होती है, ये होती है 1976 के अंदर, इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम पे। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज नाम का एक आर्टिकल ऐड कर दिया जाता है। देखो 42 अमेंडमेंट के अंदर ना आपके फंडामेंटल राइट में भी कुछ चेंजेस लेके आए जाते हैं, डीपीएसपी के अंदर भी कुछ चेंजेस लेके आए थे, और फंडामेंटल ड्यूटीज का तो पूरा एक नया पार्ट लेके आया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है कौन कौन सी है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है आपकी। तो 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी ना, उसमें आपकी 10 ड्यूटी बताई हुई थी। लेकिन फिर 86 और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें एक और ड्यूटी को ऐड किया जाता है। तो 10 + 1 कितना हुआ, 11। ठीक है, तो 11 ड्यूटी हुई हमारी पूरी। तो इन 11 ड्यूटीज को हम एक एक करके सबको समझते हैं। फर्स्ट ड्यूटी है आपकी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। क्या बोल रहे हैं कि हमको अबाइड करना है, क्या पालन करना है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने संविधान का, और उसकी रिस्पेक्ट करने हैं जो उसके आइडियाज है, जो उसके इंस्टीट्यूशंस है, और अपने नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का। ठीक है, हर कोई कर सकता है, अपने जो संविधान है उसको फॉलो कर सकता है, पालन कर सकता है ना उसका, और रिस्पेक्ट कर सकता है ना उसके आइडियाज के, उसके इंस्टीट्यूशन का, और अपने नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का।
कोई इतना बड़ा काम तो है नहीं जिसको करने में। फिर आगे कौन सा है, फिर आगे है सेकंड ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज विच इंस्पायर अ नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम। क्या करना है, टू इंस्पायर करना है, टू चेरिश, चेरिश करना है, फॉलो करना है किसको, नोबल आइडियाज को। जो बड़े बड़े लीडर्स थे हमारे स्ट्रगल के टाइम पे, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जिन्होंने फ्रीडम के लिए क्या करा था, स्ट्रगल किया था, उनके जो आइडियाज थे उनसे क्या करना है, इंस्पायर होना है और उनके आइडियाज को फॉलो करना है। इतना बड़ा काम नहीं है, बड़ा ही छोटा सा काम है, इस ड्यूटी को भी कर लेंगे, ठीक है। ये हुई हमारी सेकेंड ड्यूटी। फिर उसके बाद थर्ड ड्यूटी है टू अपहोल्ड, बचा के रखना है एंड प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करना है किसको, सॉवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, किसकी, इंडिया की, ठीक है। अपने देश में एकता बना के रखनी है, ठीक है, कभी उस एकता को तोड़ना नहीं है। फिर और इंटीग्रिटी, अपने देश के लिए हमेशा ईमानदार रहना है, ईमानदार रहना है अपने देश के लिए। कोई इतना बड़ा काम नहीं है, हर कोई हो सकता है, बहुत ही छुटकू सी ड्यूटी है भाई ये तो। फिर उसके बाद फोर्थ ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर अ नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। देखो भाई, अगर हमारी कंट्री को हमारी जरूरत होगी तो हम बिना हिचके, बिना कुछ सोचे समझे चले जाएंगे, ठीक है। इन फ्यूचर होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है कभी बाई चांस हमारा वॉर किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो भाई अगर हमारी कंट्री को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम चले जाएंगे, एक बार बुलाए तो सही, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ ड्यूटी क्या है, टू प्रमोट अ हार्मनी, हमेशा प्रमोट करना है किसको, हार्मनी को, एक कॉमन ब्रदरहुड, एक कॉमन भाईचारा बना के रखना है। जितने भी लोग हैं हमारे देश के अंदर उनके अंदर, ठीक है। कभी भी ना किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है कि तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारी लैंग्वेज अलग है, मेरे को समझ में नहीं आता है, तुम तो पंजाब के रहने वाले हो, हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं, ये नहीं करना है। सबके अंदर क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, हमेशा एक भाईचारा बना के रखना है भाई, ठीक है। ये नहीं करना है तुम अलग हो मैं अलग हूँ, वो है, ऐसा कुछ नहीं करना है। डाइवर्सिटी को लेकर कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। एंड देन डिग्निटी ऑफ वुमेन, वुमेन्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। अगर वुमेन्स को रिस्पेक्ट मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगी मेंस की, उनको भी रिस्पेक्ट करनी है किसकी, मेंस की। ओके, हुई हमारी फिफ्थ ड्यूटी। फिर सिक्स ड्यूटी क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट ऑफ अ कल्चर। जो भारत का इतना बड़ा, इतना रिच कल्चर है ना, उसको बचा के रखना है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, उसकी वैल्यू करनी है, ठीक है। उसको कोई भी नुकसान नहीं होने देना है, ये हमारी सिक्स ड्यूटी। सेवन ड्यूटी क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है किसको, नेचुरल इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, इन सब को, ठीक है। यही आर्टिकल हमारा एक डीपीएसपी के अंदर भी था, सॉरी यही ड्यूटी हमारी डीपीएसपी के अंदर एक आर्टिकल था, उसके अंदर डाला गया था। बताओ कौन सा आर्टिकल है जो सेम बातें बोलता है, आपको कमेंट सेशन में बताना है। उसके बाद एट ड्यूटी क्या है, एट ड्यूटी है टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर। क्या डेवलप करना है, साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। मतलब आपको ना साइंटिफिक थॉट से सोचना है। अरे तुम ना ये अंगूठी पहन लो नीले से हीरे वाली, इससे क्या होगा, तुम्हारी वृद्धि होगी, तुम्हारे पास पैसा आएगा, तुम्हारे साथ कोई बुरी आत्मा नहीं आएगी आसपास। ये जो लोग बोलते हैं ना बचकंडी सी बातें, उनकी बातों पे विश्वास कर लेना, ये नहीं करना है। अच्छा क्या है ऐसे अंगूठी में, इंक्वायरी लेना है, एक साइंटिफिक थॉट होनी चाहिए आपकी। इस चीज को क्या करना है, डेवलप करना है, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना है, इंक्वायरी लेना है और रिफॉर्म करना है अपने अंदर। ओके ब्रो, आगे चलते हैं। नाइन्थ ड्यूटी क्या है, टू सेफगार्ड अ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एड ऑफ वायलेंस। बहुत मन करता है जब हमारे साथ कोई गलत करता है तो हमारा मन करता है कि इसका सर फोड़ दे और वायलेंस कर दे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। और जो हमारे पब्लिक प्रॉपर्टीज है उनको भी खराब नहीं करना है। अगर आपने कुरकुरे खाया है तो उस कुरकुरे का पैकेट को ना डस्टबिन में डालना है, ठीक है, रोड पे नहीं फेंकना है। जैसे इंसान है देखो कुबेर खा रहा है उसी को दीवार पे थूक दे रहा है, ऐसा नहीं करना है। अपनी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना उसको क्या करना है, बचाना है, सेफ गार्ड करना है,
ओके, ये हमारी 9 ड्यूटी, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है। हम कुबेर तो खाते नहीं है, कुरकुरे खाते हैं, तो कुरकुरे के पैकेट को डस्टबिन में डालना है, अपनी तो ये ड्यूटी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये है 10th ड्यूटी आपकी, ये बनती है कि अगर कोई इंडिविजुअल एक कलेक्ट या फिर कोई कलेक्टिव एक्टिविटी करता है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है, कोई भी कलेक्टिव एक्टिविटी करता है, तो वो क्या करता है, अपने देश के लेवल को इंक्रीज करता है। अगर आप कुछ भी अच्छा काम करोगे ना, तो उससे आपके देश का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई इंडिविजुअल परफॉर्म करता है कोई भी एक्टिविटी, वो क्या होगा, आपके देश के लिए इफेक्ट करेगा। तो भाई अगर आप अच्छा काम करोगे ना, तो आपके देश का नाम ही ऊंचा होगा, ओके। उसके बाद 11 ड्यूटी है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। प्रोवाइड करनी है क्या, अपॉर्चुनिटी, किसकी, एजुकेशंस की। चाइल्ड्स को, जो 6 से लेके 14 ईयर्स के बच्चे हैं, उनको क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। और ये हमारी ये 11 ड्यूटी होती है, ये हमारी 42 अमेंडमेंट के अंदर नहीं थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, उसके अंदर ये ड्यूटी ऐड की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं नॉन जस्टिएबल और फंडामेंटल ड्यूटीज। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये नॉन जस्टिएबल है, ठीक है। मतलब इनको ये नहीं बोला गया है कि आपको ये करनी ही करनी है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये नॉन इन्फोर्सेबल है, मतलब लागू नहीं की जाती है। नॉन जस्टिएबल है, अगर कोई वायलेट करेगा तो उसको कोर्ट में नहीं लेके जाया जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जहां पे बोला गया है कि डायरेक्ट इन्फोर्स किया जाएगा किसको, इन ड्यूटीज को। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सिटीजन वायलेट करता है किसको, फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो उसको कोर्ट पनिश नहीं करेगा, ठीक है। ये ऐसी ड्यूटी करनी है तो करो, नहीं करनी तो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद यूएसएसआर, यूगोस्लेविया, अल्बानिया, इंडिया को छोड़कर इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन कंट्रीज के, उसके अंदर लीगली डाला गया है इन ड्यूटीज को। बोला गया है कि अगर किसी पर्सन ने इस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है, उसको पनिश कर दिया जाएगा कोर्ट के थ्रू। बहुत सी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई थी, किसकी रिकमेंडेशन पे, स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। बहुत सी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज है जो रिकमेंडेशन पे डाली गई थी स्वरण सिंह कमेटी के रिपोर्ट पे। VKRV राव, ठीक है, ये क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं इसकी रिकमेंडेशन को, किसकी, स्वरण सिंह को। ये बोलते हैं ना कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, भाई मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। अब क्यों नहीं है, वो बोलते हैं कि इन्होंने ना इसे लीगल नहीं रखा है, ठीक है। मतलब अगर कोई पर्सन वॉयलेट करता है तो ठीक है, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा, अगर करता है तो भी ठीक है। उन्होंने वो आर्ग्यू करते हैं कि जब तक आप उनके ऊपर एक क्या नहीं रखोगे, डर नहीं रखोगे, जब तक आप उन्हें इन्फोर्स नहीं कराओगे, तो लोगों के अंदर ना करेज कम होगा, उनकी इच्छा कम होगी किसको करने के लिए, इन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, इनको ओबे करने के लिए। अब हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे मार्क्स ना कम आ जाए, ठीक है, हमको डर होता है कि हाँ हमारे मार्क्स कम ना आ जाए, ठीक है। तो वही है, जब तक हमको कोई डर नहीं होता, हमारे एग्जाम नहीं होते, तो हम भी क्यों पढ़ते, ठीक है, हमको भी जॉब ऐसे ही मिल जाती, तो हम भी इतना मेहनत कौन करता। तो वही है, लोगों को डर ही नहीं होता, करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। तो इसमें यही बोला जाता है, जो राव और सिंह जी होते हैं, ये बोलते हैं कि भाई देखो इनको लीगली कराओ, लेकिन इसको लीगली नहीं किया जाता है। वर्मा कमेटी बैठी जाती है, ये भी अपनी कुछ रिकमेंडेशन देती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, एक और कमेटी बैठाती है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, जस्टिस JS वर्मा। कौन होते हैं, जस्टिस JS वर्मा, ठीक है। और इनके नाम से इसको वर्मा कमेटी बोला जाता है। अब क्या होता है, ये बोलते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये लोगों को बतानी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई उन पता होना चाहिए, उनको जरूरत है इनको जानने के लिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी ड्यूटी क्या है, तो आप करोगे कैसे, ठीक है। जब तक आपको नहीं पता कि आपको कौन सा चैप्टर लर्न करना है, ठीक है, उस चैप्टर के अंदर क्या करना है, जब तक आपको यही नहीं पता कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप पढ़ोगे कैसे। तो वही है, जब तक लोगों को उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ही नहीं पता होगा, तो वो कैसे ओबे करेंगे, उन फंडामेंटल ड्यूटीज को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो बोला जाता है
कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि उनको ज़रूरत है किसकी, इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ओबे करने की। बोला जाता है जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, उनको ना हमेशा क्या अवॉइड करना है, एक सेल्फिशनेस, अपने लिए करना, अपने बारे में सोचना, इस चीज़ को हटाना है। और जो नेपोटिज्म, जो नेता का बच्चा नेता होगा, इस चीज़ को भी ख़त्म करना है। ठीक है, पहली प्रायोरिटी उनकी क्या होनी चाहिए, आप पब्लिक के लिए होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी उनकी क्या होनी चाहिए, पब्लिक के लिए होनी चाहिए, कि पहले हमें सोचना है किसके लिए, अपने देश के लिए, फिर अपने बारे में सोचना है। ठीक है, इंडिविजुअल के बारे में बाद में सोचना है, पहले किसके लिए, अपने देश के लिए सोचना है। इंटीग्रिटी इज अ मेन प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक ऑफिस। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो ना, तो आपकी ईमानदारी सबसे बड़ा आपका प्रिंसिपल होना चाहिए। ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं करना है। ठीक है, पब्लिक ऑफिसर्स जितने भी होने चाहिए उनको मेंटेन रखना है, क्या, ऑनेस्टी किसके अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल होना है अपने डिसीजंस और एक्शन को लेकर जो कि पब्लिक में वो करते हैं। ठीक है, लोगों के थ्रू अकाउंटेबल होना है, उनको जवाब देना है। ठीक है, जवाबदाही जो बोलते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आपको बताना है। ठीक है, अपने डिसीजन को लेकर, अपने एक्शन को लेकर हमेशा अकाउंटेबल होना चाहिए। आपने ये डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है, आपने एक्शन किया है तो क्यों किया है, बताओ। हमेशा एक ऑनेस्टी रखी होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद ये ज़्यादा से पब्लिक ऑफिसर्स के बारे में बात की जाती है वैसे तो इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ इंडिया टू कंसिडरिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है उनके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, कि भाई आपकी ये ड्यूटीज़ है। ठीक है, जो कि हमारी वर्मा कमेटी बताती है, और कुछ ये एक्ट्स की भी बात करती है। वो कौन कौन से एक्ट थे, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951। इसमें बोला जाता है कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव का मतलब विधानसभा और लोकसभा का अगर कोई पर्सन है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर वो कोई भी करप्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व मिलता है। ठीक है, अगर कोई एमएलए या कोई एमपी हमें दिखता है किसके अंदर, किसी भी करप्ट एक्टिविटी के अंदर, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको उसी टाइम उसकी पोस्ट से निकाल दिया जाएगा। ओके, ये कौन सा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951। फिर उसके बाद है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। इस एक्ट में बोला जाता है कि कोई भी पर्सन किसको प्रैक्टिस नहीं, कोई भी पर्सन अगर कोई भी प्रैक्टिस करता है किस चीज को, अनटचेबिलिटी को, ठीक है, कोई भी अनटचेबिलिटी करता है तो उसको सीधे पनिश किया जाएगा। ओके, ये हमारा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया जाता है 1955 के अंदर। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ और प्रोटेक्शन एक्ट, ये सेम वही है कि प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करना है जो एनिमल्स है, बर्ड्स है उनको। ठीक है, और जो इलीगल ट्रेडिंग होती है एनिमल्स की, जो लोग होते हैं बड़े बड़े जंगलों से शिकार करके लेके जाते हैं इलीगल तरीके से, उसको भी क्या करना है, स्ट्रांगली रोकना है। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ ऑफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ जो जंगलों में जंगली जानवर होते हैं उनको बचाने के लिए क्या लेके आया जाता है, एक्ट लेके आया जाता है 1972 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू चेयरमैन, एक और फिर ये हमने वर्मा कमेटी पढ़ी। अब इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन होती है, एक और बैठाई जाती है, इसके चेयरमैन होते हैं MK वेंकटाचल्या। ठीक है, ये हमारे इसके चेयरमैन होते हैं। ये अपनी खुद की रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नमेंट को कि कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज को। ये भी अपनी कुछ रिकमेंडेशन देते हैं। ये क्या देते हैं, ये देते हैं ये अपनी रिकमेंडेशन क्या देते हैं, ये अपनी रिकमेंडेशन देते हैं कि देखो यूनियन जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको क्या करना है, अवेयर करना है फंडामेंटल ड्यूटीज को। सेम बात वही आ रही है यार। फिर उसके बाद फ्रीडम टू राइट, लोगों को राइट होनी चाहिए उनके रिलीजियस की, उनको फ्रीडम की, और हमेशा ना एक कॉमन ब्रदरहुड रहना चाहिए। कभी जाले से फील नहीं करना है दूसरे की मिनोरिटी, ये तो मिनोरिटीज लोग हैं, ये तो अलग रिलीजियस के, ऐसे नहीं करना है यार। सबकी फ्रीडम टू रिलीजियस होना चाहिए, जिसका जो भगवान पे विश्वास है भाई करो तुम।
ठीक है, हमेशा लोगों को इक्वल नजरों से देखना है, इक्वली ट्रीट करना है। ओके, ये कौन थे? एम एन वेंकटाचल्या जी थे। उसके बाद पीपल शुड बी सेंसिटिव अबाउट देयर ड्यूटीज टू वोट इन इलेक्शन। लोगों को राइट टू वोट है भाई, वोट देना भी है, ये नहीं कि आपको राइट मिल गया वोट देने की लेकिन लोग कह रहे हैं मेरे को नहीं चुनना, मेरे को नहीं देनी वोट, ऐसा नहीं करना है, वोट देना है इलेक्शन में जाके, ठीक है। टैक्स पे करना है और एक्टिवली पार्टिसिपेट होना है जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, उनके अंदर, ठीक है। फोर्थ क्या है, ये जो जस्टिस वर्मा कमीशन की जितनी भी जो ये रिकमेंडेशन थी जो कि गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं करी थी उनको भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और जितनी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन होती है इनको भी प्रोवाइड करना है, जो इनके एम्प्लॉयज होते हैं इनको क्या, एजुकेशन। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है ना, तो ऐसे ही जो बड़ी इंडस्ट्रीज होगी उनके अंदर भी वो उनके बच्चे को क्या करेंगे, फ्रीली एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो करते ही नहीं है। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस, आप महत्व देखते हैं अपने इसका एंड ड्यूटीज का। तो सिग्निफिकेंस के बोला जाता है कि जो हमारे देखो एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या था वो था इन्वायरमेंट ऑफ मंसूरी देहरादून बेल्ट एंड विच वॉज अ पार्ट ऑफ यूपी बिफोर उत्तराखंड ऑफ स्टेट, जो कि यूपी का पार्ट होता है और उत्तराखंड का भी। तो इसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, ठीक है। आपको एक केस नहीं समझना है, बस यही समझना है, ठीक है। किसको लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर एक केस आता है जहां पे बोला जाता है वॉयलेट हो रही है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज, जहां पे हम प्रोटेक्ट करना चाहिए किसको, अपने इन्वायरमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट करता है कि भाई लो अब तुम माइनिंग कर रहे हो, इसके अंदर ना माइनिंग की जाती है इलीगली, वहां पे बैन कर दिया जाता है मंसूरी के अंदर कि अब कोई भी पर्सन इलीगली माइनिंग करेगा तो भाई उसको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इलीगली माइनिंग को रोक दिया जाता है और अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो कोर्ट भी प्रोटेक्ट करता है किसको, इन्वायरमेंट को और फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है। कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर एक बताया गया है कि आपको प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को और वाइल्ड लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को, तो ऐसे ही कोर्ट भी इसको रेगुलेट